ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अब तक अपने रिसर्च लैब में पहुंच चुकी थी, जहां पर रिया लेटी हुई थी। उसके चारों ओर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की फौज खड़ी थी। सभी अपनी तरफ से अलग अलग तरह के प्रयासों में लगे थे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। दमयंती देवी के आते ही वह सभी वहां से कुछ कदम पीछे हटकर दूर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ आगे की तरफ बांधकर झुकाकर लेते हैं। अब दमयंती देवी रिया के पास जाती है। पहले वह सिर्फ उसे बड़े ही गौर से देखती रहती है। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह इंसान नहीं है, लेकिन उसके साइंटिस्ट का कहना था कि सामने मौजूद रिया एक इंसान नहीं है। अब दमयंती देवी उसे हाथ लगाकर देखती है। रिया को छूने पर भी इसका एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी बच्चों को छूने पर होता है। उसकी हथेलियां हल्के गर्म और बाकी शरीर का टेम्परेचर सामान्य था। उसके नाक के आगे हाथ रखने पर उसके हल्के गर्म आती जाती सांस को महसूस किया जा सकता था। त्वचा पर हल्के हल्के रोए दिखाई दे रहे थे। वह उसके शरीर को अलग अलग जगहों से दबाकर भी देखती है। वह यह पक्का करने की कोशिश करती है कि उसके शरीर में कहीं कोई सेंसर, स्विच आदि मौजूद तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे किस आधार पर यह एक मशीन कहा जा सकता है। विज्ञान की दुनिया में ऐसा नमूना अपने आप में नायाब था। दमयंती देवी खुद भी एक साइंटिस्ट थी। वह अपनी तरफ से पूरी तरह तसल्ली करती है कि कहीं कोई लूप फॉल्ट मिल जाए, लेकिन वह कुछ भी ढूंढ पाने में नाकामयाब रहती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसकी टीम ने कहा है कि वह एक मशीन है तो निश्चित ही यह एक मशीन ही होगी। लेकिन इस मशीन को बिना तोड़े फोड़े अथवा चीरे फाड़े यह मशीनरी की कार्यशैली को कैसे समझा जाए, यह अब अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। काफी देर तक दमयंती देवी प्रयास करती हैं और उसके बाद अपनी टीम से कहती हैं, आप सभी अपने काम को जारी रखो। दमयंती देवी का आदेश सुनकर सभी आज्ञा मानने के अंदाज में अपना सिर झुका लेते हैं। इतना कहने के बाद दमयंती देवी वहां से बाहर जाने लगती है। अभी वह केवल 15 कदम दूर ही गई थी कि एक जोर की आवाज के साथ ब्लास्ट होता है। वह अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे झुक जाती है। इसके कुछ पलों के बाद जैसे ही माहौल सामान्य होता है, वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह मशीन यानी कि रिया छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर चुकी थी। इस घटना के चलते वहां मौजूद सभी लोग डर से सफेद पड़ जाते हैं। किसी के कानों में केवल बीप की आवाज सुनाई दे रही थी तो किसी का सिर घूम रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ जमीन पर गिरे पड़े थे जबकि कुछ बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनका खून बह रहा था। इनमें से कुछ अपनी जान भी गंवा चुके थे। इस घटना के तुरंत बाद दमयंती देवी की सिपाही उसे चारों ओर से घेरकर सुरक्षा कवच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दमयंती देवी उन्हें पीछे हट जाने का आदेश देती हैं। सभी पीछे हट जाओ, हमें देखने दो। दमयंती देवी को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि यह ब्लास्ट उसके लिए एक संदेश है कि अगर वह अनिका चाहती तो वह इस ब्लास्ट के जरिए दमयंती देवी की जान ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसका इरादा दमयंती देवी की जान लेना नहीं बल्कि कुछ और है। अब दमयंती देवी के चेहरे पर रोष का भाव दिखाई देता है, लेकिन डर का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वह गुस्से में दंदनाती हुई वहां से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि उससे पहले अनिका के लिए इस तरह के सभी कार्य राजलक्ष्मी किया करती थी जो अब प्रीति करती है। यूँ तो प्रीति एक काबिल डॉक्टर थी, वैसे भी जिसे अनिका के अंडर में प्रैक्टिस करने का मौका मिला हो, उसे अनिका के अनुभव का फायदा मिलना भी स्वाभाविक ही था। लेकिन इस वक्त प्रीति के पास काम ज्यादा था और वक्त बहुत कम था। इस स्थिति में उसे किसी भरोसेमंद की जरूरत थी।
वह भरोसेमंद व्यक्ति राजलक्ष्मी के अलावा और कौन हो सकता था। लेकिन इस वक्त समस्या यह थी कि राजलक्ष्मी लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती थी और न ही बहुत ज्यादा देर तक बैठकर काम कर सकती थी। प्रीति कई बार अपना फोन उठाती है और राजलक्ष्मी को फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार यही सोचकर अपना फोन वापस रख देती है कि इस स्थिति में मैं उनकी मदद कैसे मांगूं। अंत में अपनी कसमकस का अंत करते हुए प्रीति यह सोचकर राजलक्ष्मी को फोन मिला देती है कि कम से कम मैं उनसे एक बार पूछ तो लूं। अगर वह मेरी मदद कर पाएंगी तो ठीक है, वरना मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। प्रीति की कॉल देखकर राजलक्ष्मी उत्साहित होती है और मुस्कुराकर फोन उठा लेती है। इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, राजलक्ष्मी कहती है, लगता है मैं मेरे होने वाली देवरानी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हूँ। अब तुमने फोन किया ही है तो चलो बताओ कि तुम कैसी हो और मेरा देवर कैसा है, तुम दोनों ही वहाँ कैसे कट रही है। राजलक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर प्रीति शर्म से लाल हो जाती है। वह चाह कर भी राजलक्ष्मी से यह नहीं कह सकती थी कि पिछले 2 दिन से उसने ओंकार की शक्ल भी नहीं देखी। वह अपने काम में बेहद व्यस्त है। जब प्रीति कुछ बोल नहीं पाती तब राजलक्ष्मी एक बार फिर से कहती है, अच्छा ज्यादा मत शर्माओ, चलो इस बात को छोड़ो और बताओ कि कैसे याद किया। अब प्रीति कुछ रिलैक्स होती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप कर पाए तो मुझे आपकी मदद चाहिए। अब राजलक्ष्मी चिढ़ते हुए कहती है, अरे यह मदद मांगने का कौन सा तरीका हुआ? या तो हमें मदद चाहिए होती है या तो नहीं चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए वह बोलो। अब प्रीति की जेब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस बार वह खुद को संभालते हुए कहती है, दरअसल वह आपकी हालत ऐसी है कि पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगे या नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब राजलक्ष्मी कहती है, अभी यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, माना कि ऐसी स्थिति में तबीयत खराब रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मरीज हूँ। तुम काम बताओ, वह मैं खुद देख लूंगी कि मुझे मदद करनी है या नहीं। इसके बाद प्रीति अपनी समस्या राजलक्ष्मी को बता देती है। अब राजलक्ष्मी कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें हर वक्त साथ रहना होगा, क्योंकि अब मैं यह काम अकेले नहीं कर पाऊंगी और उसकी वजह तुम जानती हो। प्रीति खुश होते हुए कहती है, हाँ दी, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। इनफैक्ट मुझे बस आपकी निगरानी में इस काम को पूरा करना है, क्योंकि इस काम में मेरा परफेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकती हैं। आप सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा, आगे मैं देख लूंगी। अब राजलक्ष्मी कहती है, तो बताओ मेरे होने वाली देवरानी, तुम यह एक्सपेरिमेंट कहाँ करना पसंद करोगी? प्रीति जवाब देती है, जहाँ आपको कन्वीनियंट हो। इस पर राजलक्ष्मी कहती है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, हम इसे यहीं पूरा कर लेंगे। प्रीति खुश होकर जवाब देती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। राजलक्ष्मी से बात करने के बाद प्रीति सीधा भूमिका के पास पहुँच जाती है और भूमिका से कहती है, भूमिका दीदी, आपने जो काम दिया था मैं उसे पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस काम में 36 घंटे से 48 घंटे तक का समय लग सकता है, प्लीज तब तक आप संभाल लीजिएगा। भूमिका कहती है, तुम निश्चिंत होकर अपना काम पूरा करो, मुझे सिर्फ सच की तह तक जाना है, मैं यहाँ संभाल लूंगी। वैसे भी अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, कौटिल्य भी मेरे साथ है। फिर 1 सेकेंड के बाद कुछ सोचकर दोबारा से कहती है, अभी उस छुपे रुस्तम के बारे में काफी कुछ पता लगाना है, पहले तुम अपना यह काम निपटा लो, उसके बाद उसे देखते हैं। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह झट से कहती है, हाँ भूमिका दीदी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। प्रीति का कॉन्फिडेंस और उसके चेहरे की शरारती मुस्कान देखकर भूमिका कहती है, अच्छा ऐसी बात है। अब प्रीति को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उसे फिर से एक चपेट मिलने वाली है, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हटते हुए कहती है, अगर यहाँ मेरी किसी भी तरह की जरूरत होगी तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना कहकर वह तुरंत वहाँ से सैंपल लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल मारवा हाउस। यह देर रात का वक्त था जब लक्ष्य मारवा सिक्योरिटी के साथ मारवा हाउस पहुँच जाता है,
क्योंकि यह एक सीक्रेट मीटिंग थी, इसलिए इसे बिना किसी को खबर हुए मीटिंग हॉल में रखा गया था। जबकि मारवा परिवार के संस्कारों के हिसाब से लक्ष्य के पहली बार मारवा हाउस आने पर उसे गेस्ट हाउस ले जाकर उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त विडंबना यही थी कि किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि लक्ष्य मारवा हाउस में मौजूद है। भला अपने भैया की मृत्यु पर शोक की स्थिति में वह यहाँ कैसे आ सकता था? इस वक्त जब लक्ष्य को मीटिंग हॉल तक लेकर आया जाता है, तब मीटिंग हॉल में रोहित मारवा और अनिका पहले से ही मौजूद थे। अनिका अपने साथ आनंद का लैपटॉप और परी का स्टेचू दोनों लेकर आई थी। लक्ष्य को मीटिंग हॉल के दरवाजे से अंदर छोड़ने के बाद मारवा सिक्योरिटी बाहर ही रुक जाती है। सिर्फ चिराग मेहता लक्ष्य के साथ अंदर आता है। लक्ष्य को देखकर रोहित और अनिका अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। रोहित आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाता है, फिर कहता है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए यहाँ आना उतना ही जरूरी था जितना कि आप लोगों के लिए मुझसे मिलना। इसके बाद रोहित लक्ष्य को कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है और खुद भी अपनी जगह पर बैठ जाता है। अनिका भी अपनी जगह ले लेती है, लेकिन चिराग मेहता रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, सर, मैं बाहर ही हूँ। चिराग जानता था कि यह मीटिंग टॉप सीक्रेट है। उसके लायक कोई भी जरूरी बात होगी तो वह उसे खुद पता चल जाएगी। फिर चिराग की बात सुनकर रोहित हल्के से गर्दन हिलाता है और चिराग मेहता मीटिंग हॉल से बाहर चला जाता है। अब अनिका लक्ष्य से कहती है, जो भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट और डिटेल्स आनंद ने हमारे लिए छोड़ी हैं, उनमें से कुछ ऐसा नहीं जो समझ में न आए। हर बात एकदम स्पष्ट है। फिर लैपटॉप और स्टेचू की तरफ हाथ करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यह डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। यह सुनकर लक्ष्य अनिका की तरफ देखता है। दरअसल वह जानना चाहता था कि अनिका क्या जानना चाहती है। अनिका लक्ष्य की आंखों के सवाल को समझकर आगे कहती है, मेरा मतलब है कि इनके जरिए दमयंती देवी के बारे में काफी बातें पता चलती है, लेकिन मैं वहाँ दमयंती देवी के लिए नहीं बल्कि आनंद की सच्चाई को जानने के लिए गई थी, ताकि मैं उसके बाद तुम्हारी हकीकत के बारे में भी जान सकूं। इसके बाद अनिका 2 सेकंड के लिए रुकती है और एक बार फिर से कहना शुरू करती है, शायद तुम्हें सुनने में अच्छा न लगे, लेकिन आनंद ने जो छवि गढ़ी थी उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता तो निश्चित ही वह तुम पर भी संदेह करता। अब लक्ष्य अपने दोनों हाथ टेबल पर रखता है और आगे की ओर होते हुए कहता है, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, उसका आधार काफी मजबूत था, लेकिन कई बार आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है।